हेलो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव, जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है। एक्टिव पैसिव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द ग्रामर। एंड मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूँ स्टूडेंट, दैट ग्रामर सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तब। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि तुम सभी रूल्स और रेगुलेशंस जानो। अगर कोई ये कहता है तुम्हें कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही आ जाती है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर तुम सच में ग्रामर सीखना चाहते हो, अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो तुमको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई फॉरेनर है और उसको हिंदी सीखनी है। हिंदी सीखनी मतलब सिर्फ बोलनी ही नहीं, बेसिक से सीखनी। उसको लिखना भी आना चाहिए, ग्रामेटिकली सब करेक्ट। तो क्या उसको बिना हिंदी के ग्रामर को, हिंदी के व्याकरण को सीखे, क्या वो हिंदी सीख पाएगा? नॉट एट ऑल। वैसे ही इसमें यही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर तुम सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारी बेसिक नॉलेज ग्रामर की बहुत ही साउंड होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरीके से तुम अपने इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्डअप कर पाओगे। तो स्टूडेंट, इसी सिलसिले में मैंने एक्टिव पैसिव टॉपिक स्टार्ट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होगी कि मैं तुमको हर एक टेंस वाइज समझाऊंगा, अलग अलग सेपरेट टेंस। तो इससे क्या होगा, एक्टिव पैसिव में हम टेंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे, तो इससे ये होगा कि तुमको टेंस के सेंटेंसेस भी पता होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर वाइज मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा। और स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक टेंस में। तो आई होप स्टूडेंट कि जब तुम सीखोगे तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में, अटेंशन के साथ में तुमको सीखना है। ओके, मैं इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को मैं इंग्लिश टू इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन जब कोई इंग्लिश इतना समझ ना पाए तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रहता। तो इंग्लिश ग्रामर को हम हिंदी से सीखेंगे एंड इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। बस तुम्हें अपना थोड़ा सा टाइम देना है और इसके अलावा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देन यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, पर्टिकुलरली दिस टॉपिक दैट वी विल लर्न। तो हर एक टेंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा, सेंटेंसेस वाइज, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। और उसके साथ में एक्टिव में से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव में से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो गेट रेडी फॉर दिस एंड जस्ट डिटरमाइन योर सेल्फ। क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए कोई अगर कहे कि 6 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में सीख जाते हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। तुम्हें टाइम देना ही पड़ता है एंड दिस इज़ टाइम टेकिंग। सो पहले तो डिटरमाइन होना पड़ेगा दैट कि तुम पूरे टॉपिक ग्रामर के जो है बहुत ही अच्छे से सीख पाओ। तो सिर्फ तुम्हारी स्पीकिंग ही नहीं, तुम्हारी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और वो भी होनी ही चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। एक्टिव पैसिव एंड द फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हर एक टेंस के 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH।
तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ स्टूडेंट। जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं हर एक टेंस के बताऊँगा, हर एक सेंटेंसेस के बताऊँगा। वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, वो स्ट्रक्चर तुमको नोट डाउन कर देने हैं। जनरली वो स्ट्रक्चर हर एक ग्रामर की बुक में दिए जाते हैं, तो उसमें से भी तुम उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। तो उसको याद कर देना है स्टूडेंट। इस टॉपिक में इस ग्रामर के टॉपिक में स्ट्रक्चर याद रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत। ओके तो आई होप कि तुम उनको प्रिपेयर कर लोगे, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक अगर वो स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे से याद होते हैं तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाते हैं इस टॉपिक को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पर देखो पैसिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है। तो पैसिव स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH में थोड़ा बहुत अंतर होगा। ये वर्ड आगे आएगा, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको ये समझना होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। पैसिव जब हम चेंज करते हैं एक्टिव में से, और फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस हेल्पिंग वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम इज आर, ओके। और उसके साथ में फिर थर्ड वर्ब यूज़ होता है। पैसिव में हर एक टेंस में थर्ड वर्ब यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब के 3 होते हैं प्रकार, वैसे ग्रामेटिकली वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग टेंस में यूज़ करते हैं। फोर्थ वर्ब भी होता है जिसमें हम ING लगाते हैं, उसको हम फोर्थ वर्ब बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स आते हैं, फिर बाय आता है, बाय के बाद में सब्जेक्ट आता है, और फिर टाइम वर्ड्स आता है। अब ये जो टाइम वर्ड्स है स्टूडेंट, ये जो टाइम वर्ड्स तुमको दिखा हुआ है, ये जो टाइम वर्ड है वो कभी कभी बीच में भी आता है एडवर्ब के रूप में, और पीछे भी आता है, ठीक है। हर एक टेंस में अलग टाइम वर्ड यूज़ होते हैं, और टाइम वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर स्कूल या कॉलेजेस एग्ज़ाम में जब ब्लैंक्स फिलअप करनी होती है, ब्लैंक्स पूछी जाती है, तो टाइम वर्ड अगर याद है तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स तुम फिलअप कर पाते हो। तो टाइम वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसके साथ साथ में मैं तुमको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन से टेंस में कौन से टाइम वर्ड्स याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक टी। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम वर्ड्स, ओके। तो देखो यहाँ पर आई है, तो आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक क्या है, फर्स्ट वर्ब है, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जनरली टी वर्ब के पीछे होता है, ओके। फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स भी आता है, जैसे कि मुझे चाय अच्छी लगती है, घर की चाय अच्छी लगती है, रोज़ मैं चाय पीता हूँ। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स इसके पीछे आएंगे, ऑब्जेक्ट के पीछे आएंगे, और टाइम वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, रोज़, डेली, ठीक है। तो जब हम इस सेंटेंस को, मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिया है सबसे पहला, कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। कि इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है पैसिव में, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल चीज़ है याद रखना कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को एक तो तरीका ये है कि वो वर्ब के बाद में होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और दूसरा सिंपल तरीका और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, और तुम्हें इसी तरह से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, वो है व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना है। अच्छे से सुनना है स्टूडेंट। व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब किसको। इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट से मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर व्हाट से नहीं मिल रहा है तो हुम से क्वेश्चन पूछो, तो वो जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आई लाइक, मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, क्या, चाय, अच्छी लगती है क्या, चाय। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट आई लाइक, व्हाट डू आई लाइक, टी। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, टी ऑब्जेक्ट मिला।
तो फ्रेंड्स इस तरह से तुम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर गलत तरीके से तुमने सिलेक्ट कर लिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, आई लाइक टी, मुझे चाय अच्छी लगती है, वह खिलते हैं, वह रोज़ स्कूल जाते हैं, मैं रोज़ खाना बनाता हूँ, वह हर महीने मंदिर जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। हमको ट्रांसलेशन भी पता होना चाहिए, एक्टिव का ट्रांसलेशन और पैसिव का ट्रांसलेशन भी। ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तुम्हें स्ट्रक्चर याद रख लेना। तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें कौन सा मिला, टी, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। ठीक है, फिर एम इज़ आर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम टू बी के फॉर्म रखते हैं स्टूडेंट। एम इज़ आर, तीनों में से एक आएगा। ये खुद की चॉइस से नहीं लिखना है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट चुना है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है कि फिर आई है, उसके ऊपर से हम एम इज़ आर लिखेंगे। तो टी है, टी अनगिनत होती है, मतलब संख्या में नहीं गिनी जाती है, तो इसके साथ में इज़ आएगा। अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है इसको, तो इज़ आएगा, तो हमने इज़ लिख दिया। अब थर्ड वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है स्टूडेंट, लाइक। तो लाइक का हमने क्या रखा है यहाँ पर, लाइक्ड। ओके, थर्ड वर्ब यूज़ कर दिया। अब है अदर वर्ड्स, तो देखो अदर वर्ड्स कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर अदर वर्ड्स के बाद में फिर यहाँ पर जो है वो लिखना है, तो बाय, तो हमने यहाँ पर बाय लिख दिया। फिर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ये जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, तो उसको क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कौन से किस तरीके से बनते हैं ये भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे ना तुमको पता चलता जाएगा कि हाँ ये इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये बनता है। तो यहाँ पर आई का बन गया मी, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। आई लाइक टी एंड टी इज़ लाइक्ड बाय मी, ये हमारा पैसिव आंसर हो गया। तो अब इसका ट्रांसलेशन मैंने तुमको बता दिया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरे द्वारा चाय पसंद की जाती है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ये हमारा पैसिव सेंटेंस बन गया। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है सेंटेंस। ठीक है, बीच में अगर जैसे अदर वर्ड्स नहीं है तो उसको स्किप कर दो, हटा दो, उसके बाद में जो वर्ड आता है उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नंबर 2, यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एवरी मंथ। इसका ट्रांसलेशन देखो पहले, तुम हर महीने, एवरी मंथ मतलब हर महीने तुम्हारे दोस्त को पत्र लिखते हो। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम वर्ड यूज़ हुआ एवरी मंथ, तो ये इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। एवरी के साथ में जो भी वर्ड यूज़ होता है टाइम वर्ड, जैसे कि एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंडे, एवरी मंथ, एवरी 10 o'clock। ओके, तो ये जो एवरी है उसके साथ में एवरी डे, उसके साथ में डेली, फिर बीच बीच में भी वर्ड यूज़ होते हैं ऑलवेज, जनरली, समटाइम्स। ये पूरे वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं स्टूडेंट, ये पूरे वर्ड, और ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब ब्लैंक फिलअप की जाती है तब। तो इसका हम आंसर बनाएंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज़ द आंसर, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अ लेटर, यू राइट अ लेटर, तुम लेटर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। देखो यू राइट, तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, लेटर। तो देखो क्या से, व्हाट से क्वेश्चन हमने पूछा तो हमको लेटर मिला। अब हुम से पूछे, हुम का मतलब होता है किसको, किसको लिखते हो, योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड को। तो यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट से आंसर बनेगा, लेकिन एक साथ में दोनों यूज़ नहीं करने, अलग अलग यूज़ कर सकते हो। तो तुम कोई भी चूज़ कर सकते हो, योर फ्रेंड को भी सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और लेटर को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मतलब वो सब्जेक्ट बन जाएगा आंसर में। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, लेटर लिया। तो यहाँ पर हमने लिखा लेटर, तो लेटर के साथ में, क्योंकि लेटर सिंगुलर है तो इसीलिए देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, एम इज़ आर में से एक आएगा। तो यहाँ पर क्या हमने लिख दिया, इज़ लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड वर्ब, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब कौन सा है, राइट है, तो राइट का थर्ड वर्ब क्या होगा, रिटन होगा, तो हमने रिटन लिख दिया। थर्ड वर्ब के बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अदर वर्ड्स, तो यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं है लेकिन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो
इसको वैसे का वैसा यहाँ पर लिख देना है टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, टू योर फ्रेंड, इसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में क्या है, बाय, तो यहाँ पर हमने बाय लिख दिया। बाय के बाद में फिर सब्जेक्ट, तो आगे जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में ये यू, तो उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्ट जैसे हमने देखा मी हुआ, वैसे यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है। और फिर टाइम वर्ड, तो टाइम वर्ड हमने पीछे लिख दिया स्टूडेंट। तो दिस इज अवर आंसर। तो यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एवरी मंथ, तुम हर महीने अपने मित्र को पत्र लिखते हो, और तुम्हारे द्वारा, कहाँ से ट्रांसलेशन करना है, यहाँ से, तुम्हारे द्वारा हर महीने तुम्हारे मित्र को पत्र लिखा जाता है। तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस बन गया स्टूडेंट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, एक बार और रिवाइज करके, वीडियो रिवाइज करके तुम अच्छे से सुन लो, देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन है, बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी। अगर कंसंट्रेशन के साथ में देखोगे तो तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, तो कि तुम कितनी अच्छी तरह से इसको सुनते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल। तो स्टूडेंट ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। देखो एफर्मेटिव का हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं, एफर्मेटिव के सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब तो आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो फिर वर्ब को एस या ईएस लगता है। ही हो, शी हो, इट हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसको फिर वर्ब को क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आई की जगह पर ही है, आई की जगह पर यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर लाइक को क्या लगेगा, एस लगेगा, ही लाइक्स टी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये सिर्फ एफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, WH में नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं हम, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल। अब इसका हम चेंज करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का, ही प्लस डू डज प्लस नॉट, और पीछे का वैसे का वैसा जैसा इसमें आता है, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और टाइम वर्ड। टाइम वर्ड भी पीछे होता है, यहाँ पर डेली एवरीडे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एस एस नहीं लगता है, देखो यहाँ पर ही यूज यू आर, लेकिन यहाँ पर मैंने एस नहीं लिखा क्योंकि नेगेटिव है, वो सिर्फ एफर्मेटिव में ही होगा अगर होगा तो, ठीक है। तो अब डू किसके साथ में आता है और डस किसके साथ में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो डू और डज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही शी इट के साथ में डज यूज होता है और बाकी सबके साथ में डू यूज होता है, ठीक है। तो हम इसी तरह से चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ इसमें क्या होगा, यहाँ जो है एमिजार के बाद में नॉट आ जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले सेम प्रोसेस अपनाना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, स्पीक बोलना है, क्या, इंग्लिश। तो हमें क्या ऑब्जेक्ट मिला, इंग्लिश ऑब्जेक्ट मिला। तो देखो उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ में हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। अब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो नॉट आएगा। स्टूडेंट डज निकल जाएगा, पैसिव में डज और डू यूज नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट। अब स्पीक का थर्ड वर्ब क्या होता है, ये थर्ड वर्ब, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, इसको तो तुमको याद करने ही पड़ेंगे। तो स्पीक का थर्ड वर्ब होता है स्पोकन। अब थर्ड वर्ब लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस में अदर वर्ड्स कहाँ पर है, इन द स्कूल। तो इन द स्कूल, सॉरी यहाँ पर इन द स्कूल है, तो इन द स्कूल हमने लिख दिया यहाँ पर। तो इन द स्कूल लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, बाय, बाय लिखेंगे। और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। जैसे आई का मी बना यहाँ, यू का यू बना, वैसे ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट।
वह स्कूल में, अब इसका ट्रांसलेशन अगर करें तो क्या होगा, वह स्कूल में अंग्रेजी नहीं बोलता है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और पैसिव का ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके द्वारा स्कूल में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जैसा कि मैंने तुमको कहा इस सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, कुछ स्टूडेंट्स द स्कूल को या इन द स्कूल को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सही फॉर्मूला वही है कि उसको क्वेश्चन पूछो तुम व्हाट या हुम से, क्या और किसको से, कि वह नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इंग्लिश। ठीक है, जैसे इसमें हमने लिखा। यहाँ पर योर फ्रेंड से भी सेंटेंस बन जाता है जैसे लेटर से बना। ठीक है स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव एग्जाम्पल तुमको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, एंड दिस इज इंट्रोगेटिव। देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो डू से स्टार्ट हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है। नेगेटिव में भी डू डज आता है और इंट्रोगेटिव में भी डू डज आता है, और इंट्रोगेटिव में शुरुआत उससे होती है। तो डू क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर दे है स्टूडेंट, मैंने तुमको अभी बताया कि ही शी इट के साथ में ही डज यूज़ होता है, बाकी सबके साथ में डू यूज़ होता है। तो डू दे प्ले गेम्स इन द ग्राउंड डेली, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम वर्ड। ये पूरा ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस है स्टूडेंट। तुम स्ट्रक्चर लिख लो और फिर उसको अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका चेंज करेंगे। तो जब हम इसका चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल क्या करना है, ये जो एमिजार है उसको ऑब्जेक्ट के आगे लिखना है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव और WH में। एमिजार कहाँ आएगा, इस ऑब्जेक्ट के आगे आएगा। ठीक है, तब तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा। हम इंट्रोगेटिव का एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें हम इसी तरीके से आंसर बनाएंगे। तो एमिजार में से एक आएगा, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे खुद की इच्छा से नहीं लिखना है कि एम लिखे, इज लिखे कि आर लिखे। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो डू दे प्ले, खेलते हैं, क्या, गेम्स। देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला, क्या, गेम्स। ग्राउंड तो कहाँ, उसका हमें आंसर मिल रहा है कहाँ का, तो कहाँ से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गेम्स हमें ऑब्जेक्ट मिला। तो गेम्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो इसीलिए हमने, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डू की जगह पर हमने आर लिख दिया, जैसे यहाँ पर डस की जगह पर इज लिखा था, तो डू की जगह पर हमने आर लिख दिया, क्योंकि पैसे में डू डस यूज़ नहीं होता। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो गेम्स लिखा। अब देखो एमिजार आ गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, वो उसको सब्जेक्ट बना दिया, ये आ गया। अब क्या आएगा, थर्ड वर्ब। तो सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, प्ले, तो प्ले का थर्ड वर्ब क्या होता है, प्लेड। ठीक है, अब उसका अदर वर्ड्स क्या आएगा, तो इन द ग्राउंड अदर वर्ड्स है, तो इन द ग्राउंड हमने लिख दिया। उसके बाद में बाय, तो हमने बाय लिख दिया। देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, दे, और दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है, दैम होता है स्टूडेंट। हर एक मैं अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करके तुमको समझा दूंगा कि किसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। जिसको पता नहीं है, वो जिसको पता है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दैम बनेगा। और टाइम वर्ड, तो टाइम वर्ड लिख दिया, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल भी इंपॉर्टेंट होता है, आगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी लिखना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट। अभी हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि डू दे प्ले गेम्स इन द ग्राउंड डेली। तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो उसका ट्रांसलेशन क्या से शुरू होता है, तो क्या वे रोज ग्राउंड में गेम्स खेलते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या उनके द्वारा रोज ग्राउंड में गेम्स खेले जाते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो एक और मैंने एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट इंट्रोगेटिव का समझने के लिए। वैसे कि एग्जांपल काफ़ी था, इसमें तुमको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी क्या और एग्जांपल है, डज शी ऑलवेज रीड बुक्स। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस सेंटेंस में मैंने क्या किया है, ऑलवेज यूज़ किया है। तो मैंने अभी आगे जब टाइम वर्ड तुमको समझा रहा था, एवरीडे, डेली, देखो यहाँ पर डेली यूज़ हुआ है ना।
तो इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं। वैसे ही यहाँ ऑलवेज हुआ, तो ऑलवेज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है, याद रखना है। तो ऑलवेज जहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद में है, तो यहाँ पर भी जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद में ही रहेगा, इसकी जगह चेंज नहीं होती है। इसको पीछे नहीं लिख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसको पीछे नहीं लिख सकते। नो, ये जिस जहाँ पर है वहाँ ही यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले तो हम आंसर बना देते हैं। तो डज है यहाँ पर, तो यहाँ पर एम इज़ आर आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि डज है तो इज़ ही आए, हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो डज शी ऑलवेज रीड, पढ़ने की बात है, क्या पढ़ना है, बुक्स। देखो बुक्स, हमें मिल गया आंसर। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो इसीलिए हमें, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए आर लिखना है। याद रखना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव को हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में बुक्स लिखना है, तो हमने बुक्स लिख दिया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। तुमको कन्फ्यूज़न हो, ऊपर के स्ट्रक्चर को देख लो कि इंट्रोगेटिव में एम इज़ आर कहाँ आता है, एम इज़ आर यहाँ आगे आता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको लिखना है। तो हमने पहले देख लिया कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक्स है, तो उस तरह से हमने आर लिख दिया, बुक्स के साथ में आर आता है, फिर बुक्स, फिर ये ऑलवेज। देखो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है इसलिए ऑलवेज उसके बाद में आया, यहाँ पर बुक सब्जेक्ट बना इसलिए ऑलवेज उसके बाद में आया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड वर्ब। तो यहाँ पर थर्ड वर्ब क्या है, रीड। तो रीड का थर्ड वर्ब रीड ही होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चार चेंज हो जाता है स्टूडेंट। हम उसको रेड बोलते हैं, जैसे वो कलर का प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, तो रेड हो गया। अब इसके बाद में अदर वर्ड्स, तो सेंटेंस में पीछे अदर वर्ड्स नहीं है, कोई बात नहीं। तो अदर वर्ड्स के बाद में क्या आता है, बाय, तो हमने बाय लिख दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट कौन सा है, देखो शी है, तो शी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, हर बनेगा। तो हर एक सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिफरेंट ये देख लिया, टाइम वर्ड देख लिए, यहाँ समटाइम्स भी यूज़ होता है, ऑलवेज भी यूज़ होता है, ऑफन भी यूज़ होता है। तो मैंने तुमको बहुत ही अच्छे से समझा दिया स्टूडेंट कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एक्टिव के, और उसके पैसिव के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरह से चेंज किया जाता है। अब WH वर्ड एंड WH वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग से लिखा हुआ है स्टूडेंट WH वर्ड का। पहले तो एक्टिव का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर मैं तुमको बता दूँ तो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया इंट्रोगेटिव का, बस उसमें सिंपली आगे WH वर्ड लगा देना है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। तो व्हाट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड बीच में भी यूज़ होता है और सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ बुक्स हमें मिला है, तो ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट यूज़ हो, तब जब ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब पैसिव में जब चेंज करें और ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसके बाद में जो भी आता है उसको लिख देना है, तुमको समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू नो, तो जब हम इसका आंसर चेंज करेंगे व्हाट डू यू नो, तो सबसे पहले WH वर्ड तो लिख देना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखो स्ट्रक्चर WH वर्ड लिख दिया। अब एम इज़ आर में से एक, लेकिन पहले ये देखना है कि पीछे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होता है। तो इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हमने वो लिख दिया, तो हमने एम इज़ आर लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको स्किप कर दो। उसके बाद में क्या है, थर्ड वर्ब, ठीक है। तो हमने नो का थर्ड वर्ब नोन लिख दिया, नोन होता है। अब अदर वर्ड्स भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में क्या आता है, बाय, तो हमने बाय लिख दिया। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, तो कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस में, यू सब्जेक्ट है, तो यू को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना पीछे आता है तो उनको लगता है यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखना है कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल की, कि जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में और जब पैसिव में जब चेंज करते हैं तो नो जब यूज़ करते हैं तो उसके बाद में जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय की जगह टू लिखा जाता है, बाय की जगह टू लिखा जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, 3-4 ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें बाय की जगह पर टू लिखा जाता है। व्हाट इज़ नोन टू यू, तुम ग्रामर की अच्छी सी बुक देखोगे तो वहाँ पर इस तरह का दिया होगा, तो दैट इज़ करेक्ट ग्रामेटिकली, मैंने ये समझाया है तुमको, पर टू यू इज़ करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ओके। सो
ये मैंने समझा दिया कि किस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड को चेंज करते हैं एक्टिव में से पैसिव में। अब हम और एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड है वाई का। वाई डज ही हेल्प द पुअर पीपल। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह गरीब लोगों को मदद क्यों करता है। ठीक है, तो अभी हम इसका चेंज करेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड तो लिख ही देना है। अब डू डज तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? एमिजार आएगा। लेकिन एमिजार किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो कैसे ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन पूछ के। तो हेल्प करने की, देखो यहाँ तो बहुत सारे वर्ड है, द पुअर पीपल, तो क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन पूछना है, हेल्प करनी है। क्या हेल्प करनी है? नहीं मिल रहा। किसको हेल्प करनी है? तो ये पूरा ही आंसर मिल रहा है हमको, द पुअर पीपल। तो ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, आर्टिकल द जब किसी वर्ड के आगे यूज हो तो उसको भी ऑब्जेक्ट के साथ ही लेना है। तो देखो वाई लिख दिया हमने। अब पीपल्स प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर लिख दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या मिला? द पुअर पीपल। तो हमने यहाँ पर द पुअर पीपल लिख दिया। ओके, पूरा ही आ गया। और उसके बाद में थर्ड वर्ब, तो विच इज़ द थर्ड वर्ब इन द सेंटेंस? हेल्प। तो हेल्प का थर्ड वर्ब क्या होता है? हेल्प्ड होता है, हेल्प्ड लिख दिया। और फिर हेल्प्ड के बाद में बाय, तो बाय लिख दिया हमने। एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वर्ब के आगे देखना है, तो यहाँ पर ही है, तो ही का हमने क्या बना दिया? हिम बना दिया। तो ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट कि उसके द्वारा गरीब लोगों की मदद क्यों की जाती है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये वीच का एग्जाम्पल है। अब देखो वीच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वीच मैं जो बोल रहा हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड याद रखना। वीच, हाउ मैनी, हाउ मच और हुज, ये कभी अकेले यूज नहीं होते हैं टेंस के सेंटेंसेस में। इनके साथ में नाउन यूज होता है, जैसे यहाँ पर फ्रूट यूज हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, या हुज बुक, विच फ्रूट या विच बुक, तो ये साथ में ही यूज होता है, कोई नाउन होता है और उसको आंसर में भी साथ में ही रखना है। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है। तो अब यहाँ पर हम जब लिखेंगे विच को, तो उसके साथ में जो फ्रूट यूज हुआ है उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो विच फ्रूट एक साथ में हमने लिख दिया यहाँ पर, विच फ्रूट। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना है। एमिजार, तो एमिजार में से क्या आएगा? वो किसको देखकर चेंज करना है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? एक तो वर्ब के बाद में। खाने की बात है क्या? तो देखो फ्रूट आगे दिया है, यहाँ नहीं दिया। कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो फ्रूट सिंगुलर यूज हुआ है, तो हमने इज लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आ गया, हमें यहाँ तो मिला नहीं, लेकिन इसको ही ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, क्योंकि क्या खाने की बात है वो हमें आंसर यहाँ मिल गया। अब हम थर्ड वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ब कौन सा है? ईट है। तो ईट का थर्ड वर्ब क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो ईटन थर्ड वर्ब है। अब अदर वर्ड्स है नहीं, और उसके बाद में बाय, तो हमने बाय लिख दिया। और सब्जेक्ट कौन सा है? तो ईट के पहले, वर्ब के पहले देखना है, तो मोहन। तो मोहन का मोहन होगा, उसमें नेम में कोई चेंज नहीं होता, मोहन लिख दिया। और टाइम वर्ड जो है वो टाइम वर्ड आ गया। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? विच फ्रूट डज मोहन ईट डेली? मोहन रोज कौन सा फ्रूट खाता है? और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मोहन के द्वारा रोज कौन सा फ्रूट खाया जाता है? तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर बन गया। तो ये विच का, हाउ मैनी का, हाउ मच का, इसी तरह से सेंटेंस बनता है कि विच के साथ में, हाउ मैनी के साथ में, हाउ मच के साथ में जो ये नाउन यूज होता है उसको हम एक साथ में ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, वो याद रखना है। कुछ स्टूडेंट्स बीच में लिख देते हैं वर्ड्स, तो फिर वो आंसर तुम्हारा गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो हु का है। हु टीचेज यू संस्कृत इन द स्कूल? तो हु का जो आंसर बनता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है स्टूडेंट। हु को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं किसी भी टेंस में, तो उसका क्या बन जाता है? बाय होम। सिर्फ हु में ही ये होता है, बाकी एक भी डब्ल्यू एच वर्ड में इस तरह से चेंज नहीं होता, वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन हु के सेंटेंस में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में, बाकी सब में सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें मोहन है, ठीक है, इसमें पुअर पीपल सॉरी ही मिल गया, इसमें यू मिल गया। हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए जब हम हु को चेंज करते हैं पैसिव में, तब बाय होम कर देते हैं। और फिर पीछे का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है। फिर सिर्फ ये चीज़ नहीं आती इसमें, बाय, क्योंकि बाय हमने आगे यूज़ कर दिया और सब्जेक्ट होता नहीं है जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है,
तो ये याद रखना है। तो हु का बाय हुम बन गया। अब एम इज आर में से क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट को देखकर करना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो टीचिज, पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, संस्कृत, तो हमें एक आंसर मिल गया। ठीक है, किसको पढ़ाना है, तुम्हें। तो देखो दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, कितने ऑब्जेक्ट है, दो। तो हम पहले यहाँ पर मैंने दोनों ही ऑब्जेक्ट से आंसर बनाया है, तो पहले एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं। तो हु का बन गया बाय होम। ठीक है, बाय होम हमने चेंज कर दिया, और इसके साथ में अब संस्कृत को लिया। तो उसके पहले देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के पहले फिर हमें एमिजाल लिखना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए, WH वर्ड है इसलिए। तो हमने संस्कृत सिंगुलर है इसलिए हमने इज लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर संस्कृत बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब क्या है, टीच का। देखो यहाँ पर यस लगा है। एक स्टूडेंट और चीज़ कि जब तुम इसको लिखोगे WH वर्ड को, हु को, तो हु के साथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब को SES लगता है, ये याद रखना है। बाकी सब में देखो डू डज आता है, हर एक WH वर्ड के साथ में, जैसे वॉट के साथ में डू आया, वाई के साथ में डज आया, विच के साथ में भी डज आया, लेकिन हु के साथ में डू डज यूज़ नहीं होता है। सिंपल पास्ट में डिड भी यूज़ नहीं होता है, उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट में उसके साथ में वर्ब लगता है, और डायरेक्ट वर्ब लगता है, और उसको SES लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ हो जाते हैं एक्सेप्शनल केस में। ठीक है, तो अब हम पहले आंसर कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने संस्कृत कंप्लीट कर दिया, संस्कृत हमने ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट बना दिया। अब थर्ड वर्ब रहा, तो थर्ड वर्ब हमने टीच का थर्ड वर्ब टॉट लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर यू वहाँ का वहाँ रहेगा, लेकिन इसके आगे टू नहीं है, यहाँ पर मैंने टू यूज़ किया है। तो ये एक ग्रामेटिकल रूल है स्टूडेंट, कि जब इस टाइप के ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर रखोगे और पैसिव बनाओगे, ये टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टाइप का, जैसे कि मी, हर, हिम, दैम, जब ये यहाँ पर ही रहेंगे और पैसिव बनाएंगे तो उसके आगे टू लगेगा। ठीक है, तो ये समझना है। तो टू यू लिख दिया हमने, और फिर अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए। अगर एवरीडे होता पीछे तो पीछे एवरीडे लिखा जाता। ठीक है, तो हु टीचेज यू संस्कृत इन द स्कूल, आपको स्कूल में संस्कृत कौन पढ़ाता है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, स्कूल में आपको किसके द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर बन गया। अब मैंने यहाँ पर एक और आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और संस्कृत भी है, तो हमने इसको संस्कृत से बनाया है और इसको हम यू से बनाएंगे स्टूडेंट। तो कोई चेंज नहीं है, हु का बाय हुम करना है। यहाँ पर देखो इसकी जगह आर आएगा। आर क्यों आएगा, यू, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट बनाया यू को, तो यू के साथ में इस तो आता नहीं है, यू के साथ में क्या आता है, आर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमने आर लिख दिया, फिर देखो आर लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमने यू को ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब सब्जेक्ट बना दिया। अब थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब क्या हो गया, टीच का, जैसे कि यहाँ पर टीच यूज़ हुआ है तो टीच का टॉट हमने लिख दिया। टॉट के बाद में अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स है लेकिन ये संस्कृत भी यहाँ ही रहेगा, तो उसके आगे टू नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने हिम, ये हिम है, ओके, आगे यू है ना, हर है, तो ये प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके आगे टू नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और फिर अदर वर्ड्स है, तो इन द स्कूल, यहाँ पर हमने लिख दिया इन द स्कूल, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इसका भी ट्रांसलेशन इसके जैसा ही होगा कि तुम्हारे स्कूल में तुमको किसके द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से एक्टिव में से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं वो समझाया, साथ साथ में मैंने तुमको स्ट्रक्चर्स बताए। स्टूडेंट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई होप कि तुम स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर लोगे, तभी तुम अच्छे से इसको चेंज कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैसिव में से सेंटेंस को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि एक्टिव में से पैसिव में तो हमें आना चाहिए, साथ साथ में पैसिव में से एक्टिव में भी हमें चेंज करना समझ में आना चाहिए, तभी हमारा ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेकर आऊँगा कि पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू दैट यू विल प्रिपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेज। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हर एक दिन में
एक एक टेंस लो और 4 स्ट्रक्चर होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो दिमाग लगा के उसको प्रिपेयर कर लो और तुम्हारा सेंटेंस कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा, आई एम श्योर। सो स्टूडेंट्स, थैंक you for watching this video, and just I will come back with the new video with the same tense, simple present tense, जिसको हम पैसिव में से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे वो मैं तुमको सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर।